क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 पेज नंबर 179। कल हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज उससे आगे बढ़ते हैं। कल सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे, आज 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं। हमने जो 3 का प्रॉपर्टी डिस्कस की थी 3-4, उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी थी इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब जब दो कोड्स सर्कल की इक्वल होगी तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। और जब प्रॉपर्टी कहती है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो उसका मतलब किसी भी लाइन से नहीं होता, उसका मतलब केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इक्वल होता है। और इस प्रॉपर्टी का उल्टा था कि अगर दो कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर बनी हुई है, मतलब उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, तो क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज कोड्स इक्वल होगी। कोड्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी थी कि जब सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है? कोड के दो इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, दो पार्ट्स हो जाते हैं, वो उसका मिड पॉइंट बन जाता है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। इसका उल्टा, जब हम किसी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो सेंटर से ज्वाइन करने पर जो OM लाइन सेगमेंट बनती है वो AB पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारी कल की डेट में डिस्कस हुई थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें भी ये 4 प्रॉपर्टी ही करेगी काम, जो भी जहां भी एप्लीकेबल होगी। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.4 का पेज नंबर 179 पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे भी उसने इंस्ट्रक्शन दी है, इसकी फिगर तुम लोग प्रॉपर पेंसिल स्केल कंपास लेकर के ही बनाना। जब तुम पेंसिल स्केल कंपास से प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो एक्यूरेट पिक्चर तुम्हें क्लियर होगी, क्योंकि जो मैं समझाऊंगा हो सकता है क्यों हमें ज्यादा क्लियर ना भी हो किसी पॉइंट पे लेकर के। तो जब तुम एग्जैक्टली इसको कंपास स्केल से लेकर के प्रॉपर फिगर बनाओगे, प्रॉपर डायमेंशन वाइज, तो तुम्हें बहुत अच्छी इसकी क्लैरिटी आएगी। इसने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। अब जब आप इसको कंपास स्केल लेकर के बनाओगे तो कैसे शुरुआत करोगे? पहले तुम्हें 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना लेना। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बना लेना। नाम उसको देना O और O डैश। नाम उसे देना O एंड O डैश, क्योंकि जब इसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, तो इसका मतलब उस सर्कल के सेंटर से लेकर के इस सर्कल के सेंटर तक, तो दोनों के सेंटर से सेंटर तक के डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सेंटर की कुछ तो नेमिंग होगी। और जनरली हम सेंटर को O या O डैश से डिनोट करते हैं। वो डिनोट करने को PQ से कर लो, RS से कर लो, AB से कर लो, जिस मर्जी से कर लो, लेकिन जनरली हम O एंड O डैश के साथ इसकी नेमिंग करते हैं। तो तुम O डैश एक 4 सेंटीमीटर की पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेना। अब इसने कहा 2 सर्कल बने हुए हैं, एक 5 का, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का। 5 सेंटीमीटर कंपास खोलना, O पर रखना और सर्कल घुमा देना। ओवर। अब 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल खोल, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का कंपास खोलना O डैश पर, क्योंकि अब दूसरे सर्कल की बात है। O डैश पर ये कंपास रखो और सर्कल घुमा दो। घूम गया। चलो, जब तुम प्रॉपर ये फिगर बना लोगे तो तुम्हें ये फिगर नजर आएगी। अब यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसने रेडियस की बात की है, तो यहां पर ये दोनों सर्कल A और B पे इंटरसेक्ट किए हुए हैं। वो तुम अपनी फिगर में नेमिंग कर लेना। मैं O को A से B से यहां ज्वाइन कर रहा हूं, और तुम देखोगे अपनी बनाई हुई फिगर में कंपास स्केल वाली में कि यहाँ पे जो इस छोटे सर्कल का सेंटर O डैश है, इस छोटे सर्कल का सेंटर जो O डैश है, वो बिल्कुल सीधी AB पर आया हुआ तुम्हें नजर आएगा। प्रॉपर जब आप कंपास स्केल से बना रहे हो तो ये जो O डैश छोटे सर्कल का सेंटर है वो AB पर एग्जैक्टली उसी पे लाई करता हुआ नजर आएगा। चलो, हमने कंस्ट्रक्शन की थी, हमने AO और BO को मिलाया था। AO है 5 सेंटीमीटर बड़े सर्कल का रेडियस, मैंने 5-5 यहां दिखा दिया।
सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 4 है, मैंने यहां पे दिखा दिया। छोटे सर्कल का रेडियस 3 था, छोटे सर्कल के सेंटर का नाम है ओ डैश, तो ये उसका रेडियस हो गया 3, ये उसका रेडियस हो गया वो भी 3। बड़े सर्कल के ये रेडियस 5 5, छोटे सर्कल के रेडियस ये रहे 3 3। तो खैर, अब इसने हमें कहा फाइंड द लेंथ ऑफ ए, फाइंड द कॉमन कोड, फाइंड द कॉमन कोड ए बी हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो तुम सोचोगे कि इसमें फाइंड आउट करने की बात ही क्या है, ये 3 और 3 6 है तो सही, बिल्कुल ये 6 है। बेटा अभी हमने इसकी फिगर बनाई है, अभी जब हमने इसकी फिगर बनाई है तो याद रखो क्वेश्चन में उसने कहीं डायमीटर की बात नहीं की कि जो उनकी कॉमन कोड है, जो मैंने फिगर में ए बी बनाई, उसने इसके बारे में कहीं नहीं कहा कि वो डायमीटर है, उसने केवल रेडियस की बात की है। तो हम इसको ऐसे समझें कि हमने तो छोटे सर्कल के सेंटर को यहां ए से सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से ज्वाइन किया है। हम तो इसको ऐसे समझें कि छोटे सर्कल के सेंटर ओ डैश को हमने सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट ए से सिर्फ ज्वाइन किया है, उसकी रेडियस बनाई है। हमने छोटे सर्कल के सेंटर ओ डैश को इस छोटे सर्कल के एक सर्कमफ्रेंस के पॉइंट बी से सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने केवल रेडियस यहां पर बनाई है, हमने ए बी डायमीटर नहीं बनाई। डायमीटर नहीं बनाई तो मतलब वो सीधी लाइन भी नहीं है, अभी हम बोलेंगे नहीं। फिगर बनाने पर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सीधी नजर आ रही है, लेकिन सीधी नजर आ रही है इस बेस पे हम उसको डायमीटर या सीधी लाइन नहीं बोल सकते। हम ये समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से समझो, जो मेरी फिंगर की टिप है ये सेंटर पॉइंट है, ओ है, ओ डैश। हम ये समझे, हमने तो ये जो दोनों मेरी फिगर है ये एज ए रेडियस है, हमें ऐसी बनी हुई नजर आ रही है, हम ऐसे समझे, हमें ये भी ऐसी है। दोनों रेडियस अपने आप में टेढ़ी है, सीधी नहीं है। 3 की ये है और 3 की ये है। अब हमें इसको सीधा प्रूव करना है। अगर ये सीधा प्रूव हो गया तब हम बोलेंगे जी ये कॉमन कोड है और वो 6 सेंटीमीटर की होगी। फिर बोलता हूं अभी हमने इन दोनों रेडियस को, ये दोनों फिंगर मेरी रेडियस है, इनको हमने केवल सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है। 3 3 की है, अब इसको 3 और 3 6 नहीं जोड़ा जा सकता। अब अगर हम किसी तरह इसको सीधा प्रूव कर दें तब हम बोलेंगे हाँ जी ये 3 और 3 6 हो गई, क्योंकि ये लाइन हो गई है सीधी। तो इसलिए हमने केवल रेडियस बनाई है, लाइन नहीं बनाई है। लाइन हमें प्रूव करना है, और लाइन अगर एक बार हमने प्रूव कर दिया इसको, स्ट्रेट लाइन ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी को अगर हमने स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दिया, स्ट्रेट प्रूव कर दिया, तो 3 और 3 6 हम इसको बोल पाएंगे। बेटा बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें इसको एब्जॉर्व करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो ये देखो, अब इसको ए ओ डैश बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए, क्योंकि अभी हम ये सोचे ऐसी है, बनी हुई फिगर में हमें सीधी नजर आ रही है, नजर आने से हम कुछ नहीं कर सकते, प्रूव करना पड़ेगा कि वो सीधा है। तो हमें इसको ऐसे बिल्कुल सीधा प्रूव करना है, और इसको बिल्कुल सीधा प्रूव करने के लिए हमारे पास एक इलाज है जो हम लाइन्स एंड एंगल से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसको 180 डिग्री दिखा दो। अगर ये 180 डिग्री दिखा दिया तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो कैसे दिखाएं ये देखते हैं। हमने 7th क्लास में या 8th क्लास में, एग्जैक्टली 7th में ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं, 7 में पाइथागोरन वो ट्रिप्लेट के बारे में पढ़ा कि एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये चीज किसी भी ट्रायंगल में तो पॉसिबल नहीं है। हम इक्विलेटर में तो नहीं बता सकते कि एक साइड का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हम केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो नहीं बता सकते कि एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। हम स्केलिन ट्रायंगल में भी ऐसा नहीं बता सकते कि एक साइड का स्क्वायर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ऐसा हम केवल और केवल राइट ट्रायंगल में ही कहते हैं, है ना। राइट ट्रायंगल में ऐसा यूज होता है पाइथागोरस, अदरवाइज से यूज नहीं होता। तो जब राइट ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि आप मेरा यूज कर लो, आप उसमें यूज कर लो कि मेरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अब इसको उल्टा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर, कोई भी साइड, किसी भी एक साइड का स्क्वायर
बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल अगर आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब जरूर वो राइट ट्रायंगल ही होगा। और राइट एंगल उस ट्रायंगल में कौन सा होगा, क्योंकि तीन एंगल है, कौन सा राइट एंगल होगा, तो हमें पाइथागोरस बताती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो हाइपोटेन्यूज है, उसके सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा। याद आ गया ना? तब उस बेस पर इसको चलाते हैं। हमने कहा भाई देखो, इस ट्रायंगल ए ओ डैश में एओ स्क्वायर अलग से ले लो, एओ स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर इक्वल 25। एओ आपका कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसको नंबर देगा। अब ये देखो, अब एक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी 25 आएगा, वो तुम खैर समझ गए हो। नाउ टेकिंग ए ओ डैश प्लस ओ डैश ओ इक्वल ई स्क्वायर, अरे ये स्क्वायर भी लगाना था क्योंकि पाइथागोरस का कन्वर्स दिखा रहे हैं तो स्क्वायर के साथ ही करते हो आप। ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना आ गया? 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25। तो हमने देखा ये अकेला 25 आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम 25 आ रहा है। तो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, अब हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, सिंस ए स्क्वायर इक्वल ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ए ओ डैश ओ इज अ राइट एंगल। दिस इंप्लाइज ए ओ डैश ओ इज ए राइट एंगल एट ओ डैश। बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है और जैसा भी बोला है, बिल्कुल वैसा का वैसा आपको करना है। ये पहले दिखा दोगे नंबर 1 में, ये आप दिखा दोगे नंबर 2 में, उनके बाद लिखोगे फ्रॉम वन एंड टू वी गेट सिंस ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज ए ओ डैश ओ इज अ राइट एंगल डेट, जो भी इसका नाम है। तो नेक्स्ट लाइन और ए ओ डैश ओ इक्वल 90 डिग्री, इसको डालना नंबर 3। सिमिलरली डायरेक्ट लिखेंगे ये भी 90 डिग्री, क्योंकि डायमेंशन इसमें भी वही है, वही 5 है, वही 4 है, वो 3 है, तो इसको अलग से ऑपरेट करके नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिमिलरली ओ ओ डैश बी इक्वल 90 डिग्री, ये हो गया नंबर 4। नेक्स्ट लिखेंगे एडिंग 3 and 4, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 90 प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री। बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है, कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर स्टेप प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर रीजन के साथ ज्योमेट्री में जब तक नहीं होगा, मार्क्स कभी नहीं मिलते, वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट या गलत ही माना जाता है। तो नेक्स्ट हमने लिखा एडिंग 3 and 4, देन वी गेट ये एंगल प्लस ये एंगल, इनकी नेमिंग के साथ इक्वल 90 प्लस 90 इक्वल 180। तो नेक्स्ट टाइम में बट दीज आर लीनियर पेयर, नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल 6 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान है, लेकिन लिखने का काम इसमें ज्यादा है। ओवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 and 6 दोनों लंबे क्वेश्चन हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, वो भी तुम्हें देख करके पता लग भी जाएगा। एक बार 5th क्वेश्चन की फिगर अपने लेवल पे बनाने की कोशिश करो। देखो 3 कल प्रूफ वाले क्वेश्चन हुए थे, 2, 3 and 4। इसमें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 है। इनमें भी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 4 के आने की रहती है 2 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आता है तो कम से कम 4 मार्क्स में आता है। मुश्किल पेपर है तो इसको 3 मार्क्स में दे देंगे। अब इसके 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इन तीनों में भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी फ्रीक्वेंसी इन तीनों में ज्यादा रहती है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ज्यादा आने वाला। तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 तुम अपने लेवल पे बनाने की कोशिश करो।
इसने कहा ये तीन रेशमा सलमा मंदिर पार्क की बाउंड्री पर बैठे हैं। पार्क का रेडियस 5 है और रेशमा सलमा और रेशमा सलमा और सलमा मंदीप के बीच का डिस्टेंस 6 है। जब इसको भी हम फिगर बनाएंगे, कंपास स्केल लेकर के बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6 का सेंटीमीटर रेडियस का जब तुम खोलोगे तो रजिस्टर छोटा पड़ जाएगा या कंपास छोटी पड़ जाएगी। फिगर इसकी कुछ ऐसे बनेगी। देखो भैया, यहां पर ये तीन बैठे हैं, रेशमा सलमा मंदीप, रेशमा सलमा और ये मंदीप। ओ इज द सेंटर, रेडियस है। अच्छा, एक चीज और भी बता दूं, वैसे कंपास स्केल से इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको समझ लो कि जब इसकी फिगर बनेगी तो सेंटर इस पोर्शन से बाहर ही रहेगा। एग्जैक्टली अगर कंपास स्केल लेकर के ट्रायल नहीं करोगे तो ये सेंटर बाहर ही आएगा, अंदर नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो, अब इसने कहा कि रेशमा सलमा और सलमा मंदीप के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। ये पार्क की दीवार है, बाउंड्री है, इस पर ये तीनों लड़के बैठे हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6। रेडियस ऑफ द सर्कल है 5। सेंटर को यहां से जोड़ा 5, सेंटर को यहां से जोड़ा, ये भी 5, इसको याद रखना, ये भी पूरा 5 है। सेंटर को यहां से जोड़ा, ये भी 5। चलो, अब हमसे कहता है रेशमा और मंदीप, RM, रेशमा और मंदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, RM फाइंड आउट करना है। कहानी बड़ी आसान थी, सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है लेकिन लंबा जरूर है। सारा काम वही होगा जो हमने पहले किया हुआ है और इसमें काफी सारे काम होंगे। फिर वही ट्राइंगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यहां भी ट्राइंगल ने आपको पकड़ लिया, तो हमें करना ये होगा, हमने ये देखा कि भाई ये पूरा एक ट्राइंगल है, देखो ORS अपने आप में एक पूरा ट्राइंगल है। इस ORS की अपनी तीनों साइड भी एग्जिस्ट कर रही है। इसमें OR 5 है, इसमें RS 6 है, इसमें SO 5 है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड हमारे पास है। अब तीनों साइड इस ट्राइंगल की है तो फिर हेरोन फॉर्मूला में तो जा सकते हैं इसको लेकर के, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, काम और भी काफी है। तो हम उसके लिए पहले करें क्या, ये दो ट्राइंगल पहले लेते हैं, ट्राइंगल ROS और ट्राइंगल MOS। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। आइटम सारी तैयार है। क्या क्या, पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल MOS। साथ साथ बताऊंगा कैसे लिखना है, क्योंकि रीजन सारी एज यूजुअल है, ट्राइंगल हम सबकी हैबिट में अब आ चुका है। क्या क्या, OR इक्वल OM इक्वल 5 सेंटीमीटर, रीजन दे देंगे रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट, SR इक्वल SM इक्वल 6 सेंटीमीटर, रीजन आ जाएगा गिवन 6 इक्वल है। नेक्स्ट, OS इक्वल OS कॉमन, तीनों बिल्कुल रेडीमेड चीजें थी, हमने सीधा उठा ली, 3 आइटम पूरी हो गई। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ROS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल MOS, congruent triangle MOS by CPCT angle 1 equal angle 2, by CPCT angle 1 equal angle 2। हम क्यों कर रहे हैं इसमें ये सारा काम, ये आने वाले आगे के स्टेप्स में हमें समझ आएगा। तो फिलहाल हम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल ले आए। अब चलते हैं, जरा यहाँ पे एक और नेमिंग कर दूं, इसको मैंने नाम दिया N। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने नाम फिलहाल दिया N। अब चलते हैं ट्राइंगल RON एंड ट्राइंगल MON, इनके अंदर चलते हैं। ट्राइंगल N एंड ट्राइंगल MON। तो चलें, OR इक्वल ON इक्वल 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रीजन आ जाएगा।
ON इक्वल ON, रीजन आ जाएगा कॉमन। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 फ्रॉम 1 लेकर आए थे अभी वो पहले वाले ट्राइंगल से, रीजन आ जाएगा फ्रॉम 1, हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल 3 इक्वल नहीं, पहले आप लिखो दिस इंप्लाइज RN इक्वल MN बाय CPCT, RN इक्वल MN बाय तो दिस इंप्लाइज RN इज इक्वल टू MN बाय CPCT। ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, दो आइटम हम CPCT में लिखेंगे, RN इक्वल MN बाय CPCT, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4, बट दीज आर लीनियर पेयर। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, लेकिन अभी इन दोनों को इक्वल ले आए हैं, तो 3 और 4 कितने कितने के हो गए, 90 डिग्री। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंडर RN इज इक्वल टू MN लाना था, यानी इसको बाइसेक्ट प्रूव करवाना था, और दूसरा इसको 90 लाना था। अब 90 हम क्यों लेकर के आए, आगे वाले स्टेप में हमें समझ आएगा। हम RN इज इक्वल टू MN क्यों लेकर के आए, ये तो अभी मैं बता देता हूं। था क्या, हमें RM फाइंड आउट करना था। RM एक बार में नहीं आ सकता, RM को 2 इंस्टॉलमेंट में करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें RN को निकालना पड़ेगा। जब RN आ जाएगा तो हम बोलेंगे जी RN MN के इक्वल है, जितना ये आया उतना ये होगा, उसका कर देंगे डबल। इसलिए हम RN को MN के इक्वल लेकर के आए। अब बात आई, चलो इसको तो पूरा निकालना था, इसको इसका डबल करवाना था, सेम करवाना था, इसलिए इक्वल ले आए। 90 क्यों लेकर गए 3 और 4 को, वो अब समझ आएगा। तो वैसे जितना भी हमने किया काम, हमने इसको बाइसेक्टर और 3, 4, 90 लेकर के आए, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव कर दिया काइंड ऑफ, है ना। हमने काइंड ऑफ ON को RM का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव किया। ये अपने आप में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो हम ट्राइंगल में करके आ चुके हैं। तो खैर, अब सेकंड टारगेट अब ये होगा जो इसने हमसे पूछा था डिस्टेंस की बात, ROS की अपनी तीनों साइड है 5, 5 और 6। इस ट्राइंगल को लेकर के इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। किससे, हेरोन फॉर्मूला से करते हैं। हेरोन फॉर्मूला से जब आप इसका एरिया निकालोगे, मुझे जहां तक ध्यान है, मैं अलग से निकाल के नहीं बता रहा, वो तुम अपने आप निकालोगे, मेरे से ज्यादा हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालने में तुम एक्सपर्ट हो। पहले आप S निकाल लोगे, S निकालने के बाद रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो एनसीईआरटी में से देख के कर लेना। मुझे जहां तक याद है, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, परफेक्ट मत मानना उसको, अपना चेक कर लेना। मुझे जहां तक याद है, ROS का जब हम ये हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे, शायद वो 12 सेंटीमीटर आएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यही मान लेता हूं कि इसका 12 सेंटीमीटर आ रहा होगा। तुम अपना फाइंड आउट कर लेना क्या आ रहा है, जो आ रहा हो उसी को लेकर के चलना। मैं ये मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसका मान लो हेरोन फॉर्मूला मार के 12 आ रहा है, इसका हमने एरिया 12 निकाल लिया। चलो, अब 12 इज इक्वल टू, हमने इसका एरिया भी किससे निकाला, हेरोन से। अब इसी ट्राइंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। कैसे, अभी हमने RN को इस पर 90 दिखाया ना, यहां पर ये 90 दिखाया ना, तो इसका मतलब RN परपेंडिकुलर हो गया और OS बेस हो गया। ट्राइंगल में बेस कोई सी भी साइड नहीं होती, ट्राइंगल में कोई लेटी हुई साइड हमेशा बेस नहीं होती। ट्राइंगल की टेढ़ी साइड भी बेस हो सकती है, ट्राइंगल की ऐसी टेढ़ी साइड भी बेस हो सकती है। 7/6 में हमें बताया गया था, सिखाया गया था कि जिस साइड पे परपेंडिकुलर पड़ता है वो साइड बेस होती है। अगर परपेंडिकुलर लेटी हुई साइड पे पड़ा हुआ है तो बेस लेटी हुई साइड होगी, अगर परपेंडिकुलर टेढ़ी वाली साइड पे पड़ा हुआ है तो ये साइड बेस होगी, और परपेंडिकुलर ऐसी टेढ़ी पे पड़ा है तो ये बेस होगी, इतनी टेढ़ी है इस पे परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये बेस होगी। तो अभी हमने 3 को 90 दिखाया, 90 दिखाने का मतलब ये हो गया कि RN इस पे परपेंडिकुलर है और RN OS पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब OS इस ट्राइंगल का बेस हो गया। तो हमने इस ट्राइंगल को, जिसका एरिया हमने हेरोन से निकाला था, उसी को एक्सप्रेस किया, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है भाई। इस ORS का एरिया निकाला मैंने हेरोन से, 12 आया, और अगर मैं इससे लूं
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो भी एरिया तो इसी ट्राइंगल का है, किसी और ट्राइंगल का तो है, ट्राइंगल तो वही है। तो उसी ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस OS इंटू हाइट RM। 2 को यहां ले आओ, कितना हो गया 24 इज इक्वल टू OS कितना है 5, RM कितना है, इसी के लिए तो ये सारा काम कर रहे हैं हम, RN हमारा गायब है, तो 24/5 इज इक्वल टू RM तुम्हारा ये कितना आ गया 24/5। तो मैं बात कर रहा था कि हम ये परपेंडिकुलर क्यों लेकर के आए, हम ये 90 परपेंडिकुलर इसीलिए लेकर के आए क्योंकि हेरोन फॉर्मूला से निकाले गए एरिया को हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एक्सप्रेस करना था, इसके लिए। तो खैर RN आ गया मेरा 24/5, इसको हम नंबर 1 में इक्वल आए थे, तो ये भी 24/5, तो पूरा कितना हो गया 48/5, 24/5 प्लस 24/5, तो ये हमारा बैठा 48/5, ये हमारा आंसर हो गया 48/5 सेंटीमीटर। डेसिमल में या फ्रैक्शन में जैसे भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, वो तुमने देख ही लिया, सॉल्यूशन लंबा है, ये कॉन्ग्रुएंसी भी ड्यूल में लगी है, 2 बार में लगी है, फिर हेरोन फॉर्मूला भी आ गया, फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी आ गया, काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई। 1.5-2 पेज का सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया कि एक सर्कुलर पार्क है और ये 3 लड़के उसकी दीवार पे बैठे हैं, तो बिठाते हैं इनको दीवार पर। ये मैंने सर्कल बनाया, ये 3 लड़के मैंने दीवार पे बिठा दिए, ये A और ये B और ये यहां पर C, ठीक है। चलो, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है 20 और हमें बताना है ये जो लड़के बैठे हैं इनके पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ, यहां से यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ, यहां से यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ, यहां से यहां तक की स्ट्रिंग की लेंथ, कुल मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसने खुद ही कहा है, खुद तो नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, तो मतलब A से B तक का जो डिस्टेंस है, B से C तक का जो डिस्टेंस है, C से A तक का डिस्टेंस है, वो सारा इक्वल है, मतलब तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल है तो फटाफट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है 20, तो ये और कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ये मैंने नाम दिया D। अब ये याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो AD मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हम लाइंस एंड एंगल से बात करते आ रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, और सर्कल है तो उसके सेंटर से वो पास भी होता है। सर्कल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके सेंटर से भी वो पास होता है, ठीक है। चलो, एक बात, अब इसने हमें कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इनडायरेक्टली हमसे मांगा गया है, AB बताओ या BC बताओ या CA बताओ, इक्विलेटरल है, AB फाइंड आउट कर दिया तो बाकी पता लग ही गए। तो देखो यहां पर अब कंसेप्ट लगेगा बेटा इसका ये, जैसा कि लाइंस एंड एंगल्स और अभी भी मैंने डिस्कस किया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल नहीं किसी भी ट्रायंगल में, या पहले इक्विलेटरल की कर लेते हैं बात। इक्विलेटरल में जो ये परपेंडिकुलर है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है, मतलब D उसका मिड पॉइंट हो जाता है, मतलब AD मीडियन हो जाता है ना। मीडियन कौन, जब आप किसी वर्टेक्स को बेस के मिड पॉइंट से मिलाते हो तो वो मीडियन बनता है। यहां पे अगर एक मिड पॉइंट ले लूं E और उसको B से ज्वाइन कर दूं तो BE मीडियन बन जाएगा। यहां AB का कोई मिड पॉइंट ले लूं F और उसको C से ज्वाइन कर दूं तो CF मीडियन बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये है, जो प्रॉपर्टी बोलूंगा वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए। किसी भी ट्रायंगल के उसके मीडियंस जिस पॉइंट से पास होते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। आपने ये AD मीडियन बनाया तो O यहां सेंट्रॉइड है, आप यहां पे BF मीडियन बनाते तो भी O ही सेंट्रॉइड होता, आप यहां पे CF मीडियन बनाते तो भी F ही सेंट्रॉइड होता।
तो O हमारा सेंट्रॉइड है। तो अगर और उसके बाद प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस का जो सेंट्रॉइड होता है वो उस मीडियन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। कि वो किसी भी ट्राइंगल के मीडियन एक दूसरे को सेंट्रॉइड से 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब इसको लिखना कैसे है? आप लिखोगे सिंस AD is the median, since AD is the median, this implies O is the centroid. O is the centroid of the circle या circumcircle. This implies AO is to OD equal 2:1. पहली लाइन में लिखो since AD is the median, this implies O is the centroid of the circle या circumcircle या फिर triangle. This implies AO is to OD equal 2:1. रीजन में लिखोगे medians of a triangle divides each other in the ratio 2:1. Medians of a triangle divides each other in the ratio of 2:1. यहां तक ये आ गया, ये एक प्रॉपर्टी है। अब 2:1 यानी कि बड़े वाला पार्ट 2 होगा, छोटे वाला पार्ट 1 होगा। ये वाला बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। एक बात। दूसरी बात, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको यहां से हटा देना। अब ये 2 था रेशियो के हिसाब से, ये 2 पार्ट्स था, ये 1 पार्ट था, तो पूरे के कितने पार्ट हुए सोचो? 2:1, ये 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट, ये 1 पार्ट हो गया, तो पूरा एडी के कितने पार्ट हो गए? ऐसे 3 पार्ट्स हो गए। 2:1। भाई कोई चीज आई, मैंने कहा 2 पार्ट तू रख, 1 पार्ट तू रख, तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 3 पार्ट हुए होंगे, 3 में से 2 उसको दे, वो दे दो, एक इसको दिया गया, टोटल 3 पार्ट हुए। तो इसका मतलब एडी के पूरे 3 पार्ट्स हुए। तो ये बताओ कि अगर AO is to DO 2:1 है, तो DO पूरे का कितना टाइम्स होना चाहिए? DO पूरे का कितना टाइम्स होना चाहिए सोचो? मैं बोलता हूं, मैंने पूछा DO पूरा AD का कितना टाइम्स होना चाहिए? DO डैश ऑफ AD, या इसको ऐसे समझ लो, DO अपॉन AD क्या होना चाहिए? DO को मैं पूरे AD से कंपेयर कर रहा हूं। D के कितने पार्ट थे? 1, और AD के पूरा कितना था? 2:1, वो मिला के 3। तो मतलब क्या हुआ? DO AD का 1/3 है। ऐसे ही दूसरा लो, अब सोचो AO, सिर्फ AO, ये अपॉन AD क्या होना चाहिए? AO अपॉन AD, बिल्कुल AO पूरा 2 अपॉन AD पूरा 2 और 1 3। AO पूरा AD का कितना है? 2/3 है। चलो हमें इसी का करना है एक्चुअली यूज। तो आप जो भी मैंने स्टेटमेंट बताई थी सेंट्रॉइड वाली, वो सारा लिखने के बाद आपने ये चीज लिखना है, ये लिखने के बाद फिर ये लाइन है। अब जो जो आपके पास वैल्यूज है वो आप डलवा दो। इस क्वेश्चन में दिया गया था रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ 20 सेंटीमीटर, AO रेडियस है ना, तो ये इसका मतलब 20 है। AO कितना है? 20, डलवा दो भाई यहाँ पे 20 बाय AD इक्वल 2/3, काटा तो AD आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। AD पूरा कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। A से D तक पूरा कितना है? 30, जिसमें से AO कितना है? 20, तो ये कितना बच गया? 10, है ना। पूरा कितना है? 30, जिसमें से ये कितना है? 20, तो ये कितना बच गया? 10। चलो जी, अभी हम यहां तक तो आ गए, यहां तक भी काफी कुछ था। समझाने के लिए इसमें मुझे ज्यादा बोलना पड़ा है, अदरवाइज जब तुम इसका सॉल्यूशन लिखने बैठोगे तो बहुत छोटा है। आज की डेट में जो क्वेश्चन हुआ उनसे बड़ा छोटा बैठेगा ये। चलो, तो ये हमारा 20 आ गया, लेकिन अभी तक हमारी साइड नहीं आई जिसके लिए हमने ये सारे काम किए। तो वो शुरुआत करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन और करनी होगी, हम यहां पर इसको ज्वाइन करते हैं। मैंने BO को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो, जैसे AO क्या है? रेडियस। BO वो क्या है? वो भी तो रेडियस ही है। हाँ, तो AO क्या है? रेडियस। BO क्या है? वो भी तो रेडियस है।
वो भी रेडियस है, तो BO क्या होगी, वो भी तो 20 होगी क्योंकि रेडियस वो भी है। चलो ये हमने राइट एंगल कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसका मतलब BOD राइट ट्रायंगल हो गया क्योंकि 90 हमने कंस्ट्रक्ट किया। BOD राइट ट्रायंगल हो गया। पाइथागोरस मार के BD निकालते हैं तो BO स्क्वायर इक्वल DO स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। रीजन आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 20 स्क्वायर DO 10 का स्क्वायर और BD हमें नहीं पता। 400 माइनस 100 इक्वल BD स्क्वायर, 300 इक्वल BD स्क्वायर, स्क्वायर हटा रूट और ये आ जाएगा 10√3। अगर मुझसे कहीं गलती नहीं हुई है तो BD आ गया 10√3। नेक्स्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है तो BD DC के इक्वल हो गया। BD कितना आया 10√3, तो DC भी कितना हो गया 10√3, तो BC पूरा कितना हो गया 20√3। ये था ये क्वेश्चन। आज के डेट के हमारे ये 3 क्वेश्चन हुए। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को कल तक सबमिट करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा वो अभी तक की गई कंसेप्ट से टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल भी आसपास नहीं है। उनमें कहीं प्रॉपर्टी वाली नहीं यूज होगी जो भी तक हमने 4 यूज की है। उनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, अलग कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज की सभा यही समाप्त। धन्यवाद।